Yes, we are starting our chapter number 2, that is acids, bases and salts. As you know, as you have studied earlier, that acids and bases, we have to discuss about these 2 points initially. As you studied in earlier classes, that acids are sour in taste, and bases are bitter in taste. And the second difference between the acid and bases is that acid turns blue litmus to red, and the bases turn red litmus paper to blue litmus. Red litmus to blue litmus paper. As you know that litmus are the indicators which shows that the substance that we are testing is acidic or basic in nature. So we can say that indicators are the some things or some materials which are used to identify the nature of the object, nature of the substance, that the substance is acidic in nature or basic in nature. अब आप ये कैसे पता रखेंगे कि जो ब्लू टू रेड है या रेड टू ब्लू है वो कौन सा किसको करता है? इसको याद रखने का एक सबसे सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, डेट एसिड एंड रेड, यहाँ पे दोनों के लास्ट में डी मिल रहा है, मीन्स लास्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो लास्ट कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेड. सिमिलरली ब्लू, यहाँ पे बेस एंड ब्लू, दोनों के लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? ई. मीन्स जो लास्ट प्रोडक्ट बेस का हमें मिलेगा वो क्या होगा? ब्लू. या हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो हमें अल्टीमेटली लास्ट में जो कलर देंगे वो रेड कलर देंगे, और रेड कलर हमें कब मिलेगा? जब हमारा लिटमस पेपर पहले ब्लू कलर का होगा. अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बेसिस जो होते हैं वो लास्ट में हमें ब्लू कलर देते हैं. अब ब्लू कलर हमें कब मिलेगा? जब हमारा इनिशियली लिटमस पेपर कैसे कलर का होगा? रेड कलर का होगा. तो ये आपका एक सिंपल तरीका है जिससे आप यह याद रख सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस लिटमस पेपर को किस कलर के अंदर कन्वर्ट करता है. अब ये जो लिटमस है, अब इस लिटमस के बारे में हम समझते हैं कि लिटमस क्या है. आपने अभी तक जो स्टडी की है 8th क्लास में या 7th क्लास में या 6th क्लास में, वॉट एवर जो क्लासेस आपने स्टडी की हैं उसमें आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर या लिटमस पेपर है क्या. हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि एक्चुअल में एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सब्सटेंस काम में लेते हैं, डेट इज नोन एज इंडिकेटर. इंडिकेटर्स हम काम में लेते हैं. ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? टू आइडेंटिफाई द एसिड्स और बेसिस. मीन्स हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिन सब्सटेंसेस को काम में लेते हैं वो सब्सटेंस आपके कहलाते हैं इंडिकेटर्स. जनरली हमारे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज द नेचुरल इंडिकेटर्स. ये टर्म आपने काफ़ी बार काम में ली होगी या सुनी होगी. ये 2 वर्ड्स जो हैं वो आपने काफ़ी बार सुने होंगे, नेचुरल एंड सिंथेटिक. एज यू हैव लिसन्ड अबाउट दीज, दैट नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल एलिमेंट्स एंड सिंथेटिक एलिमेंट्स, नेचुरल कंपोनेंट्स और सिंथेटिक कंपोनेंट्स. ये नेचुरल और सिंथेटिक क्या है? दोज थिंग्स और दो सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर are known as natural, and the substances which are obtained from chemicals or the substances which are made from
made by human beings are known as synthetic. Another name of synthetic is man-made. So those indicators which are obtained from nature, which we obtain from nature, are known as natural indicators. And the indicators which are prepared in laboratories or which are made of chemicals which are obtained by human beings are known as man-made or synthetic indicators. There are some examples of natural indicator and man-made indicators. The natural indicators are, the most commonly known as natural indicator is litmus. Another natural indicator is turmeric, and colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, etc. मीन्स जो लिटमस पेपर होता है ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। सिमिलरली जो टर्मरिक होता है, दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर विच शोज द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द एलिमेंट। देयर आर सम फ्लावर्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स होते हैं जो फ्लावर की लीव्स होती है, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं जो कि फ्लावर के आउटर सरफेस को कवर करते हैं, जो पत्तियां होती है, फूल की पत्तियां, वो आपके इंडिकेटर्स की तरह काम करती हैं। अब वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं? हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी पेटल्स हमारे नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। मीन्स हमें ये बताएंगी कि हमारा गिवन सॉल्यूशन जो है या गिवन जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इसके अलावा जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। मेथिल ऑरेंज एंड द मोस्ट नॉन indicator is phenolphthalein, this is most commonly used synthetic indicator which is used in the laboratories. Now आपका ये जो लिटमस पेपर है ये एक्चुअल में इनिशियली आपका पेपर के फॉर्म में नहीं होता है। ये इनिशियली आपका लिटमस जो होता है, लिटमस ये एक डाई होती है। अब ये जो डाई है वो स्टार्टिंग में पर्पल कलर की होती है। इनिशियली लिटमस एक डाई होती है जो कि पर्पल कलर की होती है। बाद में जब इसको हम पेपर के फॉर्म में चेंज करते हैं या पेपर के ऊपर रब करते हैं तो ये दो कलर्स में चेंज हो जाती है, रेड कलर और ब्लू कलर, जिसके बेसिस पे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बनते हैं। और ये आपके एक प्लांट होता है, ये जो लिटमस है वो एक प्लांट होता है, लीचेन प्लांट, LICHEN, लीचेन प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एंड दीज लीचेन प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इन द थैलोफाइटा ग्रुप, थैलोफाइटा group of plants.
There are various groups of plants: Thallophyta, Bryophyta, Bromidophyta. These are the classification of the plants species which you will study in the species. जो अलग अलग species हैं उनके अंदर आप स्टडी करेंगे. बट जो Thallophyta एक ग्रुप है प्लांट्स का, उस Thallophyta ग्रुप का एक प्लांट है लीचेन. इस लीचेन प्लांट से एक डाई, एक जो कलर होता है वो हम ऑब्टेन करते हैं, एंड दिस डाई इज यूज्ड एज द लिटमस एज द पेपर. तो इस तरह से हम हमारा जो टॉपिक है इंडिकेटर्स, इस इंडिकेटर को कवर करते हैं. आई एम रिवाइजिंग अगेन फ्रॉम द इनिशियल दैट एसिड्स एंड बेसिस, इन दो के बारे में आपने पहले से पढ़ा है. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करते हैं, वेयर एज बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर. एसिड्स और बेसिस को याद रखने के लिए आप लास्ट वर्ड चेक कर सकते हैं कि एसिड के अंदर डी है, रेड के अंदर डी है, तो एसिड जो है वो रेड करेगा. बेसिस के अंदर ई है और ब्लू के अंदर भी ई है, तो बेसिस जो होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेंगी. ये आप याद करने के लिए काम में ले सकते हैं. इसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा. इंडिकेटर्स वे सब्सटेंसेज हैं जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी सब्सटेंस की आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं. और हम ये कह सकते हैं कि हम इंडिकेटर्स को इसलिए काम में लेते हैं ताकि हम हमारे जो सब्सटेंसेज हैं वो उनको ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे सब्सटेंस एसिड्स हैं या बेसिस हैं. अब इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल हैं लिटमस, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as hydrangea and petunia. Whereas synthetic indicators are methyl orange and phenolphthalein, which are prepared in the laboratories and used in the laboratories. अब हमने पढ़ा कि जो लिटमस होता है वो लीचेन प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है. लीचेन इज द फ्रॉम द ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा. दिस इज इनिशियली purple color dye which turns in red or blue color for preparing the papers, litmus papers, and then these litmus papers are used to identify the acid or base of different substances. So यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है that is the understanding the chemical properties of acids and bases. So now the next topic is the understanding the chemical properties of acids and bases. Understanding the chemical properties of acids or bases. Basically this topic is just related to the indicators. जैसा कि अभी हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड है. एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स जब हम इनको एसिड या बेस के साथ टेस्टिंग करते हैं तो एसिड और बेस के साथ टेस्टिंग करने पर ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. दीज आर द नॉर्मल और रेगुलर इंडिकेटर्स. रेगुलर इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, जी रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड हो जाता है. टर्मरिक हो गया, फिनोफ्थैलीन हो गया, phenolphthalein. These are the indicators which change in color when we add some acids or bases with these. These are the regular indicators जो आपके एसिड को यदि हम लिटमस पेपर से या
टर्मरिक से या फेनोल्फ्थालीन से रिएक्ट करवाएंगे तो उसका कलर कुछ चेंज होगा। देन यदि हम बेसेस ऐड करेंगे तो बेस ऐड करने पर उसका कलर फिर से कुछ चेंज होगा। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि जब हम एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं या एसिड्स और बेसिस की टेस्टिंग जब हम करते हैं तो उसके वजह से इन इंडिकेटर्स के अंदर स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, गंध होती है वो चेंज हो जाती है। ये भी इंडिकेटर्स होते हैं। And such type of indicators are known as olfactory indicators। इस टॉपिक में आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। कुछ इंडिकेटर्स तो ऐसे होते हैं जो कि चेंज इन कलर करते हैं, मतलब कलर चेंज होता है इंडिकेटर्स का। ऐसे इंडिकेटर्स आपके रेगुलर इंडिकेटर्स होते हैं। बट कुछ इंडिकेटर्स, देयर आर सम इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट विच चेंज ऑर्डर्स, मतलब जो ऑर्डर होती है, स्मेल जो होती है वो चेंज होती है। एंड दीज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नॉन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं ओनियन, क्लोव ऑयल and vanilla extract. These are the some olfactory indicators which change in smell when these are reacts with, इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स और बेस के साथ तो इनके स्मेल चेंज हो जाती है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एक केमिकल चेंज होता है, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस टाइप ऑफ चेंजेस, चेंज इन कलर और चेंज इन स्मेल आर द केमिकल चेंजेस। ये ऐसे केमिकल चेंजेस हैं जो कि एसिड्स और बेसिस की वजह से होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इसको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर स्टडी कर रहे हैं। कुछ इंडिकेटर्स चेंज इन कलर करते हैं, ये रेगुलर इंडिकेटर्स होते हैं। वेयर एज देयर आर सम इंडिकेटर्स विच चेंज इन स्मेल, चेंज इन ऑर्डर, एंड दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नॉन एज द olfactory indicators. The examples of olfactory indicators are onion, clove oil and vanilla extract. यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, दैट इज हाउ डू एसिड्स और बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो केमिकल रिएक्शंस का होगा, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों को हम एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं। कुछ चीज़ें एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी, कुछ चीज़ें बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगी, एंड देन वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट द प्रोडक्ट्स वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द रिएक्शन। हमारे को इन रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो there are various types of chemical reactions that we are studying in the next topic. So students, our next topic is how do acids or bases react with metals. So from now your reactive part or the part of reactions is started। यहाँ से आपका रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो आपको अब कुछ एक्स्ट्रा फोकस अपने इन टॉपिक्स पे करना चाहिए ताकि आप हर एक तरह के रिएक्शंस को बहुत आसानी से समझ पाएँ। जैसे सबसे पहले हम बात करें एसिड की, यहाँ पे देखो एसिड भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस भी रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एसिड की रिएक्शन हो रही है विद मेटल्स एंड बेसिस की रिएक्शन हो रही है विद मेटल्स। तो हम यहाँ पे सेपरेटली इनको स्टडी करते हैं कि यदि मान लो कि एसिड की रिएक्शन होती है विद मेटल, देन क्या हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, और यदि बेसिस की रिएक्शन होती है विद मेटल, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी
ऑप्टेन। When we react the acid with metal, it forms salt and hydrogen gas. Hydrogen gas. We can see this by an example like acid. The example of acid is H2SO4, sulfuric acid, example number first. And metal, यहाँ पे हम metal को react करवाते हैं zinc को. Suppose sulfuric acid is reacting with metal, means zinc, then what the result will be obtained? The result will be ZnSO4 plus H2. Here H2SO4 is in the form of aqueous solution. This is present in the form of aqueous solution, and zinc is present in the form of solid state. Then zinc sulfate is also will present in the form of aqueous solution, and hydrogen is the gas. यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, ये SO4 जो है वो इस जिंक के साथ कंबाइन हो जाता है, एंड दिस H2 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिएक्टेंट। ये जो आपका कंपाउंड है, इस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन गैस आपकी सेपरेट हो जाती है। इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड है, मेटल है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट ये साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक यहाँ पे ये बना रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे प्लेस करेगी ना। सिमिलरली अब हमारा यदि as we discussed that acid reacts with metal, it forms salt and hydrogen gas, and we have considered it with example like sulfuric acid reacts with zinc and it forms zinc sulfate and hydrogen gas. And now we have to discuss the second part, that is base. When a base react with metal, then we obtain salt and hydrogen gas. Again the same products will be obtained. अब ये जो salt है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से एलिमेंट्स काम में लिए हैं इन द रिएक्शन, कौन कौन से हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और उन रिएक्टेंट्स के बेसिस पे उनके अकॉर्डिंग हमारे जो सर्टेन साल्ट्स होंगे वो साल्ट्स हमें ऑब्टेन होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर कॉमन साल्ट्स ऑब्टेन होंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमने जो रिएक्टेंट्स काम में लिए हैं वो किस तरह के हैं, कौन से हैं, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे साल्ट ऑब्टेन होंगे। लाइक एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट 2 एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जिंक के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो बना Na2, 2 एलिमेंट्स हैं। Zn यहाँ पे सिंगल है, सिंगल फॉर्म में है। O2 मीन्स O जो है वो 2 के फॉर्म में है। अब बचा आपका सिर्फ H। अब H 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये H2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड it reacts with zinc and it forms sodium zincate and hydrogen gas. This type of reaction occurs in एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। मतलब जब एसिड और बेस दोनों मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो दोनों के अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। अब ये साल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे साल्ट्स ऑब्टेन होंगे, और बाकी जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस वो दोनों के अंदर सेम होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब हम एसिड की रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ,
और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जिसको हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। So the next topic is how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate reacts with एसिड्स। मीन्स यहाँ पे हमारे जो भी रिएक्शंस होंगी वो होंगी एसिड के साथ। एसिड के साथ एक बार आपको लेना है मेटल कार्बोनेट एंड सेकेंडली आपको जो लेना है वो लेना है एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट एज यू नो डेट इज CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके जो कंपाउंड होंगे मेटल कार्बोनेट जैसे FeAl2, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब मेटल्स होते हैं। तो इनको हम देखते हैं ये कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मेटल कार्बोनेट, इसके जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे देन इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे को प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली यदि हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो इससे भी हमें साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें रिजल्ट में मिलेंगे। अब जैसा कि हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा था कि ये जो साल्ट्स हैं, ये साल्ट डिपेंड करेगा कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारे साल्ट का नेचर डिपेंड करेगा, साल्ट के फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। बट जो हमारे रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके दोनों के अंदर सेम रहेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं मेटल कार्बोनेट का और एक एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जैसे कि एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जांपल, प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम एक मेटल होता है, इसके कार्बोनेट के साथ हमने एसिड की रिएक्शन करवाई, देन द रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड लाइक NaCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे HCl जो है वो एक्वेसियस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है एंड जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये सॉलिड के फॉर्म में है। NaCl this will also obtained in the form of aqueous, H2O is the liquid and CO2 is the gas। इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे HCl के आपके 2 साल्ट्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2HCl और Na2CO3, ये आपस में रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम कंसिडर करते हैं कि यदि एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाए, हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या हो जाएगा कि ये जो एसिड है वो तो हमारा सेम ही है HCl प्लस NaHCO3 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोनेट के साथ ऐड हो जाता है और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। इससे हमें जो साल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCO3 ये आपका सॉलिड स्टेट में, HCl एक्वेसियस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, NaCl ये आपका एक्वेसियस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, H2O इज द लिक्विड एंड CO2 इज द गैस।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, Cl1 Cl1 H2, तो H एक तो यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो हमें यहाँ पे पहले 2 मॉलिक्यूल्स HCl लेने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज सफिशिएंट फॉर द केमिकल रिएक्शन। अदर CO2 यहाँ से आपको ऑब्टेन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक डाउन होकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन प्लेस होती है। अब ये जो हमें रिएक्शन के अंदर CO2 मिली, दोनों के अंदर दोनों CO2 को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वेसियस सॉल्यूशन होता है, इसके साथ यदि हम CO2 जो हमारी गैस निकल रही है, मीन्स जब हम ये केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो केमिकल रिएक्शन करवाने पर CO2 गैस निकलेगी। वो जो CO2 गैस हमारे बीकर से बाहर निकल रही है उसको ट्यूब की हेल्प से, किसी पाइप की हेल्प से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वेसियस सॉल्यूशन के अंदर यदि फ्लो करवाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में, प्लस H2O। ये आपने प्रीवियसली जो चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन वाला, वहाँ पे भी आपने ये रिएक्शन देखी थी। अब ये जो CaCO3 हमें मिला, इस CaCO3 के अंदर हम कंटिन्यूसली, मीन्स CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास था, इसके अंदर हमने CO2 गैस फ्लो करवाई। गैस फ्लो करवाने पर हमारे को कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, उस कैल्शियम कार्बोनेट में हम वापस से गैस फ्लो करवाते रहे, लगातार हम गैस को सीक्रेशन होता रहे, गैस यदि फ्लो होती रहे तो क्या होगा, CaCO3 प्लस यहाँ पे आपका वाटर भी प्रेजेंट है तो H2O। अब इसके साथ हमारी ये जो CO2 है वो लगातार, मीन्स केमिकल रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई, हमें CaCO3 मिल गया। अब CaCO3 मिलने के बाद भी हम कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि एक्वेसियस सॉल्यूशन है, और दिस इज द सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब हमारा जो पहले कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में मिला था, उस सॉलिड स्टेट के ऊपर यदि हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फ्लो करवाते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब ये वाटर के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। जो सॉलिड फॉर्म में हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला था, ये कैल्शियम कार्बोनेट इस वाटर के साथ यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, एज यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज दिस इज द लाइमस्टोन एंड द सेम फॉर्मूला इज फॉर द मार्बल। एंड जो चॉक पाउडर आता है, चॉक्स जो आते हैं हमारे लिखने वाले, उन सब के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट काम आता है, जो कि अलग अलग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो कि हमारे चूने से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके अंदर काम आती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। प्रीवियस वाले में हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, लेकिन इस वाले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और साथ ही साथ हमें वाटर मिल रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फर्दर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा करके कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन कर सकते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कंटिन्यूसली जब हम एयर CO2 को फ्लो करवाएंगे तो उससे हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, डेट इज सॉल्युबल इन द वाटर। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।